हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हमारा पाठ 6 हमने स्टार्ट कर दिया है और पाठ 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। इस पाठ को बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन इस पाठ से आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको हमने कुछ पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्थाएं जो होती है, उनको परिभाषित किया था और आपको उसमें समझाया था कि किस प्रकार से पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो भी सकती हैं और किस प्रकार से रासायनिक अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं, और पदार्थ की जो ये अवस्थाएं होती हैं इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे? रासायनिक समीकरण के बारे में, कि ये समीकरण क्या होते हैं और किस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक परिभाषा दे देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है? तो अब हम रासायनिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर हम चेक करना पड़ेगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है कहीं पर, तो उस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया का ही तो लिखेंगे समीकरण। तो उस अभिक्रिया के लिए जब तुम समीकरण लिखेंगे तो उस अभिक्रिया के अंदर कोई ना कोई पदार्थ तो भाग लेंगे, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेंगे और वे आपस में क्रिया करेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। यानी कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन रासायनिक परिवर्तनों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती हैं। तो अब जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, उनको हम किस तरह से प्रदर्शित करें, उनका प्रदर्शन हम कैसे करें, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं। तत्व हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, पदार्थ या यौगिकों को उनके अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ रही है परिभाषा? अभिक्रिया में भाग लेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, उन पदार्थों के या तो प्रतीक लिखने या उनके अणुसूत्र लिखने, और अणुसूत्र और प्रतीक लिखकर आपको रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है, तो वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तो मैं लिख रहा हूं परिभाषा को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या
यौगिकों को उनके अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में व्यक्त प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब चलो हमको पता लग गया कि रासायनिक समीकरण को हमें किस तरह से लिखना है, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब रासायनिक समीकरण के बारे में पता लग गया कि भाई हमको अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उनके अणुसूत्र लिखने हैं या उनके प्रतीक लिखने हैं। पर इसको लिखे कैसे, समीकरण को लिखना कैसे? तो देखो, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से अगर समझेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, किसी भी अभिक्रिया का समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना होता है कि अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया के दो पक्ष हैं, समझो, ये समझना है बात को। पहला के पक्ष होता है क्रियाकारक, जिसको बोल सकते हो आप अभिकारक, और जो दूसरा पक्ष है वो है उत्पाद कह सकते हो, चाहे विनते कह सकते हो तुम, क्रियाफल। ठीक है, एक पक्ष तो क्या हो गया, क्रियाकारक या अभिकारक, दूसरा पक्ष क्या हो गया, उत्पाद या क्रियाफल। अब ये जो दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों को लिखें कैसे? तो देखो, जो अभिकारक होते हैं, इन अभिकारकों को तो आपको लिखना है RHS पक्ष में, और उत्पादों को लिखना है LHS पक्ष में, और दोनों के बीच में तीर को चिन्ह लगा देना है। अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक है, और जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं वो उत्पाद हैं। अभिकारकों को तो लिखना है RHS पक्ष में, उत्पाद को लिखना है LHS पक्ष में, और बीच में क्या लगा देना है, तीर का चिन्ह। समझ में आ रही बात? अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, अभिकारक का लिखेंगे, अभिकारक कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों को, तत्व या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। इनको समीकरण में LHS और RHS कहाँ पे लिखा जाता है? LHS, और गलत लग गया जैसे बेटा, या LHS बोलेंगे और या RHS बोलेंगे। क्या सही लिख रहे? पहले आपका राइट हैंड किस तरफ है? इसी तरफ है। ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। आप इसी तरह से बैठे होंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड पे हम इस तरह से खड़े होते हैं तो ये RHS हो गया, ये LHS हो गया, ठीक है ना। इसे LHS पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे पदार्थ क्या है? उत्पाद। किसी
अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इनको RHS पक्ष में लिखते हैं। यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर, क्रिया कारक तो कहाँ आएंगे? बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। ये तो कौन सी है गई? बाईं ओर, और ये कौन सी है गई? दाईं ओर। समझ में आ गई बात? तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूँ, है ना, और उस अभिक्रिया का आपको समीकरण बनाना है। उदाहरण ले रहा हूँ मैं यहाँ एक, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, सामान्य सा। उदाहरण मेरे पास है बेटा कि अगर मैं जब कार्बन को, अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया हो गई भाई साहब, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समझ गई बात को? अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको लिखना है समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब देखो, समीकरण को आप और थोड़ा सा साधारण तरीके से समझो। पहले समीकरण शब्द समीकरण के रूप में लिख के देखो, शब्द समीकरण के रूप में, और फिर वह लिखियो रासायनिक समीकरण के रूप में। तो देखो, या में ते तुमने छांटने के कौन कौन से पदार्थ अभिकारक हैं। भाई पहले कौन छांटने हैं? अभिकारक। तो इसमें से छांटे अभिकारक। अभिकारक कौन है? जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं। क्रिया करने वाले पदार्थ कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। अभिकारक कौन कौन से इसमें? कार्बन और ऑक्सीजन। तो मैं इसका शब्द समीकरण बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा? शब्द समीकरण, ठीक है ना। तो कार्बन, अभिकारक को लिख रहा हूं मैं पहले, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बीच में क्या लगा देना मुझे? तीर को चिन्ह। अब उत्पाद लिखने हैं ना, उत्पाद का है कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। ये तो शब्द समीकरण है गो। अब या को रासायनिक समीकरण बनाओ। रासायनिक समीकरण के काज क्या करना है तुमने? भाग लेने जब वाले जो पदार्थ हैं उनको तत्व या तत्व और यौगिक है उनको सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखना है। तो देखो, कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का सूत्र O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र CO2। ये बन गया रासायनिक समीकरण। बहुत ही साधारण उदाहरण आपके लिए यहाँ पर हमने लिया है समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समीकरण बनाने हैं अभिक्रियाओं के। समझ में आ गई बात? अब समीकरण लिखने की कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियम भी हैं। वो नियम भी आपको मैं और एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, आप इसको नोट कीजिए तब तक, ठीक है। फटाफट से नोट करो। अब देखो, रासायनिक जो समीकरण हमने बनाया था
उस रासायनिक समीकरण का बनाइए आप। और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोटेशियम, पहले शब्द समीकरण लिख रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो यहाँ पर जो उत्पाद आपको प्राप्त होंगे वो होगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। ये आपका शब्द समीकरण आ गया भाई साहब। अब देखो इसका रासायनिक समीकरण बनाइए, पोटेशियम क्लोराइड का अणु सूत्र प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र इक्वल टू पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 प्लस जल। ठीक है, जल नहीं बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, KCl बनेगा, HCl, क्या बनेगा यहाँ पर, HCl बनेगा। ठीक है ना, जल नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पोटेशियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को, वैसे जनरल सी एक अभिक्रिया ले ली हमने तो एक सामान्य सी, और इसको हमको समझना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अभी हमको ये चेक नहीं करना है कि अभिक्रिया हो सकती है नहीं हो सकती है, हमको तो सिर्फ समझना है कि इस तरह की कोई अभिक्रिया आपके सामने आ गई तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया के लिए हमको सबसे पहले ये समीकरण लिखो ना बेटा। अब इस समीकरण को लिखने के बाद इसके लिए देखो कुछ नियम है, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमको ध्यान रखना है, क्रियाकारक पक्षों को तो बाईं ओर लिखना है, उत्पाद पक्षों को दाईं ओर लिखना है, बीच में तीर का चिन्ह लगाना है। तीर का चिन्ह लगाने के बाद आपने जो समीकरण लिख दिया है उस समीकरण को आपको संतुलित भी करना है। समीकरण को क्या करना है बेटा, आपको संतुलित। संतुलित का मतलब होता है कि अभिकारक पक्ष में जितने तत्व या परमाणु उपस्थित होते हैं उतने तत्व या परमाणु उत्पाद पक्ष में उपस्थित होने चाहिए। तो अब इस समीकरण को हम संतुलित किस प्रकार से करें, तो देखो समीकरणों को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि, और इसको बोलते हैं हम अनुमान विधि। दूसरा नाम क्या है इसका, अनुमान विधि। इस विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में क्या होता है कि हम छोटी से छोटी संख्या के पूर्णांक का गुणा करते हैं और उस पूर्णांक का गुणा करके हम तत्वों की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से प्रयास करेंगे, जैसे देखो एक एक तत्व को हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे इस साइड में पोटेशियम का एक परमाणु मौजूद है और इस तरफ पोटेशियम के 2 परमाणु मौजूद हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो आपको यहाँ पर पोटेशियम के कितने परमाणु करने हैं, 2। तो हमको यहाँ पर कितने से गुणा करना चाहिए, 2 से। तो देखो गुणा करने का जो स्थान होगा वो ये होगा। अगर इस जगह पे आपने लिखा तो बिल्कुल गलत होगा, इस जगह पे लिखा तो भी गलत होगा, सिर्फ इसी जगह पर आपको गुणा करना है। तो पोटेशियम के 2 परमाणु हो गए, लेकिन 2 का गुणा तो पूरे में हो गया ना, HCl के भी कितने हो गए, 2 हो गए। और इस तरफ देखिए HCl के कितने परमाणु हैं, 1 है। तो HCl को अगर 2 परमाणु बनाने हैं तो आपको इस जगह पर गुणा करना होगा। गुणा करने की जगह किसी भी तत्व को या यौगिक को संतुलित करिए, यही जगह है आपको अंक रखने के लिए। इसके अलावा आप समीकरण में कहीं भी कोई अंक नहीं रखोगे। अब इस 2 का गुणा पूरे से हो गया, तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं तो इधर चेक करो बेटा, हाइड्रोजन के 2 आते हैं तो बराबर हो गए। सल्फर का 1 परमाणु है यहाँ पर, इधर चेक करो, सल्फर का 1 है, बराबर है।
इधर चेक करो ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर चेक करो ऑक्सीजन के भी 4 हैं। अब इस तरह से जो ये समीकरण लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आपको समीकरण संतुलित क्यों करना पड़ा, हमें समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए, तो इसका जवाब देखते हैं। देखो प्रश्न क्या बनता है हमारा, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न बनता है आपके लिए, ठीक है ना। इसका जवाब लिखना है हमको। तो जवाब लिखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले कौन होंगे? अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, उसके उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए बराबर होता है, यूँ लिख दो, बराबर होता है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसके लिए, किसके लिए? संतुलन करने के लिए। इसके लिए हिट एंड ट्रायल, कौन सा मेथड बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि और या अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इस विधि के अंदर क्या करते हैं? छोटी से छोटी संख्या के पूर्णांक का गुणा करते हैं। छोटी से छोटी संख्या के पूर्णांक का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो देखो इस विधि द्वारा हमने इस समीकरण को संतुलित किया, तो दोनों सारण में तत्वों की संख्या में घटा के या बढ़ा के जैसे भी है, ये हमारे बराबर करनी पड़ेंगी LHS और RHS पक्ष को, चाहे संख्या तत्वों की घटानी पड़े चाहे संख्या तत्वों की बढ़ानी पड़े। और उसके लिए आप किसी भी संख्या के पूर्णांक का गुणा कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो और रासायनिक समीकरण के लिए आपको और क्या रखना पड़ेगा याद? देखो समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, उस समीकरण के अंदर आपको उनकी भौतिक अवस्थाएं भी प्रदर्शित करनी पड़ जाती हैं। क्या प्रदर्शित करनी पड़ जाती हैं? भौतिक अवस्थाएं। और भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर कोई पदार्थ ठोस है,
सॉलिड, तो उसके लिए आप यूज करोगे एस को, छोटा सा एस लिखेंगे कोष्ठक में। अगर कोई पदार्थ द्रव है, लिक्विड, तो उसके लिए आप स्मॉल एल लिखोगे छोटे से कोष्ठक में। और अगर कोई पदार्थ गैस है तो उसके लिए आप छोटे से कोष्ठक में जी लिखोगे। जैसे कि अब आपके लिए मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूं, जैसे आपने अभी अभी पिछले वीडियो में आपने किया था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है ना। अब इस रासायनिक समीकरण का संतुलन चेक करें हम, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। अब इसके अंदर आपको भौतिक अवस्थाएं जैसे लिखनी पड़ जाएं, तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल तो कौन सा होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो लिक्विड होता है, तो मैंने एल लिख दिया। जिंक ठोस अवस्था में होता है, धातु, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा। जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, तो ये भी कैसा है, लिक्विड है। और H2 क्या है, गैस है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल जी। इस तरह से आपको पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं रासायनिक समीकरण के अंदर प्रदर्शित करनी हो सकती हैं। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा और रासायनिक समीकरण में हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, रासायनिक समीकरण में जब हम लिखते हैं तो उसकी कुछ भौतिक परिस्थितियां भी होती हैं। अभिक्रिया के संपन्न होने की कुछ भौतिक परिस्थितियां होती हैं कि जैसे उस अभिक्रिया के अंदर आपने वेग बढ़ाने के लिए कोई उत्प्रेरक को डाला, कोई तापमान दिया, गर्म किया है, या फिर उसको कोई प्रेशर दिया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण और लिखूं, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई जाए तो यहाँ पर हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो समीकरण पहले तो संतुलित करो यार, नाइट्रोजन के 2 हैं को, नाइट्रोजन को 1 है, तो यहाँ हमने क्या को गुणा करना पड़ेगा, 2 को। लेकिन 2 को गुणा कर दियो तो हाइड्रोजन के कितने गए बेटा, 3 तो पहले ही थे, और 2 को गुणा और कर दियो तो 3 दूनी 6, और इतको कितने रहेंगे 2, तो यहाँ कितने को गुणा कर दूँ, 3 को। और यू गैस है नाइट्रोजन, और यू गैस है हाइड्रोजन, और अमोनिया कौन है, गैस। यानी कि तीनों के तीनों जो पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, गैस होती हैं। अब जब हम इन दोनों गैसों को हम मिलाते हैं आपस में और अमोनिया गैस का निर्माण करना होता है, तो इसके लिए कुछ भौतिक परिस्थितियां होती हैं इसकी कि हमको इन दोनों गैसों को 773 केल्विन ताप तक तो गर्म करना पड़ेगा, और इसके लिए 200 एटमॉस्फेरिक का दाब देना पड़ेगा। 773 केल्विन ताप तक तो यह गर्म करेंगे इन दोनों गैसन में, और 200 एटमॉस्फेयर का इस पर दबाव देंगे, तब जाकर ये अमोनिया गैस बनेगी। तो इसकी परिस्थितियां क्या हो गई इस अभिक्रिया को संपन्न होने की, ताप और दाब, और उत्प्रेरक भी हो सकता है। तो अगर अभिक्रिया की परिस्थितियों में ताप, दाब, उत्प्रेरक ये अगर हैं, तो इन तीनों चीज़ों ने अगर हमको अभिक्रिया में प्रदर्शित करनी है तो कहाँ लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें हमको अभिक्रिया में दे रखी हैं तो इन्हें लिखेंगे हम तीर के चिन्ह के या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। अगर ऊपर आ जाए तो ऊपर लिख दो, ऊपर नहीं आए तो कछु करने नीचे लिख दो। तो ये ताप, दाब और उत्प्रेरक जो होते हैं उनको कहाँ पे लिखा जाएगा, तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इसके अलावा और हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो देखो, अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आपको समीकरण लिखना है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का समीकरण लिखने के लिए आपको इस चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। इधर तो अभिकारक आ जाएंगे, इसको उत्पाद आ जाएंगे, और यह चिन्ह ते बोलेंगे भाई साहब हम रिवर्सिबल। चिन्ह को नाम का है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जाए। और अभिक्रिया अगर अनुत्क्रमणीय है, अभिक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय है,
तो उसके लिए आप सिंगल तीर का चिन्ह का उपयोग करोगे इस तरह से, जैसे कि मैंने ये लगा रखी है। सब की सब कैसी हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आप ये वाला चिन्ह यूज करोगे रिवर्सिबल का, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आप ये वाला चिन्ह करोगे, सिंगल तीर के चिन्ह का उपयोग करोगे। और एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, अगर आपकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है ना। अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब उस अभिक्रिया के अंदर से ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो हम उत्पाद के साथ साथ प्लस चिन्ह लगाकर उस ऊर्जा की मात्रा लिख देंगे। जैसे 100 किलो कैलोरी बाहर निकली, जैसे दो पदार्थ आपस में मिलाए और मिलाने के बाद उसके अंदर से 100 किलो कैलोरी बाहर ऊष्मा निकली, तो वो जो उत्पाद लिखेंगे ना, उत्पाद के संग पीछे को 100 किलो कैलोरी ऊष्मा की मात्रा को भी आपको प्रदर्शित करना होगा। और अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो आप अपने उत्पाद के साथ उसमें से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस किलो कैलोरी आप उस ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ी है और 50 किलो कैलोरी की ऊर्जा दी है, तब ये अभिक्रिया पूरी हुई है, तो हमको माइनस का चिन्ह लगाकर ये अभिक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के ये निम्नलिखित चरण थे। ये विभिन्न जो चरण हैं और प्रमुख प्रमुख जो चरण हैं, ये सब आपको यहाँ पर बेटा हमने बताए हैं, ठीक है ना। इसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रासायनिक समीकरण के बारे में और आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं और रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हो सकती हैं। क्लियर? ओके।